नमस्कार, मैं रवीश कुमार। युद्ध केवल यूक्रेन में नहीं हो रहा है, एक युद्ध रोकने के नाम पर भी हो रहा है। यूक्रेन तबाही झेल रहा है, लेकिन उसकी तबाही पर कई देश केवल निंदा और बातचीत के प्रयास का हवाला देकर अपनी छवि चमकाने में लगे हैं। दुनिया भर के विदेश मंत्री, राजदूत एक दूसरे की राजधानियों का दौरा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध नहीं रुक रहा। एक देश रोज बम झेल रहा है, बाकी देश उसके नाम पर ग्लोबल लीडर बन रहे हैं। हिसाब तो कीजिए कि इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है। अगर कोई नतीजा निकल रहा है, तब फिर क्यों रूस 24 फरवरी से यूक्रेन पर हमला किए जा रहा है। आज 27 अप्रैल है, ग्लोबल लीडर फेल हो चुके हैं। म्यांमार से लेकर श्रीलंका या नाइजीरिया से लेकर बोलीविया, कहीं भी आप देख लीजिए, इनकी पहल से ना तो लोकतंत्र बहाल हो रहा है और ना युद्ध रुक रहा है। ग्लोबल लीडर बनने के नाम पर 2 महीने से केवल यात्राएं हो रही हैं और मीडिया का कवरेज हो रहा है। यूक्रेन के शहर बर्बाद हो रहे हैं। 50 लाख से अधिक लोग शरणार्थी बन गए हैं। मारे जाने वालों की गिनती नहीं। जो भी देश रूस से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के पक्षधर हैं, वो अपनी बातचीत का हिसाब पब्लिक में क्यों नहीं रखते कि उन्होंने रूस से क्या बातचीत की और उसका नतीजा क्या है। जब उस बातचीत का, उनके किसी स्टैंड का कोई नतीजा ही नहीं है, तब फिर उसे लेकर ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। कूटनीति के इन महान प्रोफेसरों से क्यों नहीं पूछा जा रहा कि आपके किसी भी स्टैंड से यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ा है। कोई रूस का नाम लेकर निंदा कर रहा है, कोई बिना नाम लिए निंदा कर रहा है, लेकिन इन दोनों से रूस पर क्या असर पड़ रहा है। आखिर रूस से दोस्ती निभाने वाले मुल्क क्या बताएंगे कि रूस उनकी बात क्यों नहीं मान रहा है। रूस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई देश नाम लेकर निंदा करे या बिना नाम लिए। रूस बेफिक्र है, यूक्रेन पर बम गिरा रहा है। यूक्रेन के खंडहर होते शहर बता रहे हैं कि दुनिया उन्हें अकेला छोड़कर जा चुकी है। प्रतिबंधों से लड़ने का ऐलान कर अब उन्हीं प्रतिबंधों से लड़ रही है, धंधे का रास्ता निकाल रही है। हेडलाइन छपनी चाहिए, लेकिन तब छपनी चाहिए जब किसी प्रयास से कोई नतीजा निकले। केवल स्टैंड पर इतनी वाहवाही लूटी जा रही है। यह गजब की कूटनीति है। रंग लगे ना फिटकरी, यही सब की कूटनीति। अजीब अजीब तरह की शब्दावली रची जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया कि वे रूस की रणनीतिक हार चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक डिफीट, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर देना चाहते हैं, मगर वो भी तो नहीं कर पाए। स्ट्रेटेजिक डिफीट का खेल देखिए। यूक्रेन को युद्ध से नहीं बचा पा रहे तो रूस को हराने के लिए रणनीतिक हार जैसी शब्दावली ला रहे हैं। आप रो नहीं सकते तो हंसा भी कीजिए। कुछ दिन में बयान आएगा कि हमने ड्रीम में रूस को हरा दिया, इसे ड्रीम डिफीट का नाम दे दिया जाएगा और हेडलाइन भी छप जाएगी। मिसाल के तौर पर इन जनाब को देखिए, बोरिस जॉनसन को। ये कीव में घूम टहल तो रहे हैं, मगर इनकी इस कवायद से पूरे मामले पर क्या असर पड़ा। हेडलाइन छपी या कोई रिजल्ट भी निकला। यूक्रेन युद्ध की कीमत आप सभी लोग बहुत बहादुरी से चुका रहे हैं। दुनिया तो महंगाई की मार झेल रही है अब, लेकिन भारत के लोग तो 2019 के उत्तरार्ध से ही, आधे हिस्से से ही महंगाई झेल रहे हैं। उस साल खुदरा महंगाई की दर 6.3% हो गई थी, उसके अगले साल 6.2%। इस साल का हाल आप जानते हैं, लेकिन आपको परेशान छोड़ कूटनीति की उस सफलता का विज्ञापन निकाला जा रहा है जिसका नतीजा कोई नहीं जानता। अजीब दौर है। फेल करने वालों ने खुद को टॉपर घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 193 सदस्य देशों ने आम सहमति से एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के तहत 5 स्थायी सदस्यों को बताना होगा कि उन्होंने वीटो किस आधार पर किया। जिन 5 देशों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है, उन्हें वीटो के कारण बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस नए प्रस्ताव के बाद बताना होगा। रूस को भी बताना होगा कि वह क्यों वीटो कर रहा है। लोकतंत्र की बात करते हैं तो कारण बताना चाहिए कि किस कारण वीटो कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव गिर जाता है और क्यों गिरता है, वीटो करने वाला देश नहीं बताता। क्या अब रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सुरक्षा परिषद में विस्तार से अपने अपने कारण बताएंगे?
भारत ने इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति जताई है, आपत्ति जताई है, कहा है कि इसके लिए पारदर्शिता नहीं बरती गई। संयुक्त राष्ट्र के पास वीटो के अलावा भी कई नियम और तरीके हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने मॉस्को जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी की, लेकिन इसका भी क्या हल निकला कोई नहीं जानता। उल्टा रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद कर दी है। आज खबर आई कि ड्रोन बनाने वाली चीन की एक कंपनी ने रूस में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। तो क्या चीन रूस को रोकने जा रहा है? फिर जो स्टैंड लिए जा रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है? ऐसा लगता है कि सारे ग्लोबल लीडर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन थक जाएं और खुद ही युद्ध रोक दें, ताकि ये लोग अपना अपना दावा करने लगें कि हमारी कूटनीति से युद्ध रुक गया। अमेरिका अपने रास्ते पर है, रूस अपने रास्ते पर। भारत ने चीनी यात्रियों का वीजा रद्द कर दिया है, क्योंकि चीन 20,000 से अधिक भारतीय छात्रों को वहां जाकर पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा। इनमें से ज्यादातर मेडिकल छात्र हैं। इन छात्रों का भविष्य दांव पर है। इसी तरह यूक्रेन का युद्ध केवल कारोबार का नहीं, बल्कि भारत के ही 20,000 से अधिक मेडिकल छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहा है। उन छात्रों को वहां से निकाल कर लाने के नाम पर कितनी अखबारबाजी हुई, छवि बनाई गई कि ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन वहां से आए छात्र मेडिकल की पढ़ाई कैसे करेंगे, उनकी डिग्री की क्या मान्यता होगी, इन सब ठोस सवालों को लेकर कोई राष्ट्रीय पहल नहीं दिखती है। कहने का मतलब है, युद्ध भले न रुके, छात्रों की समस्याएं भले न दूर ना हो, लेकिन कुछ कदम उठाकर, कुछ बयान देकर उसे सख्त और नरम बताया जाने लगता है और हेडलाइन छपने लगती है। समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। 2 महीने बीत गए। यूक्रेन की ओडेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के छात्र रोहन कुसुमचंद्र अंबुरे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। चिंता है कि बिना प्रैक्टिकल के डॉक्टर कैसे बनेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन से पढ़ाई छोड़कर लौटने को मजबूर छात्रों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विशेष पाठ्यक्रम मॉड्यूल तैयार करवाया है। ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, मगर प्रैक्टिकल की चिंता बरकरार है। जो बेसिक प्रोसीजर्स है, जो क्लिनिकल ऑन हैंड एक्सपीरियंस है, वो तो भी थोड़ा सा मिल सके। जस्ट जो पेशेंट्स है वो वहाँ पे जो डेटाबेस है वो अलग रहेगा और यहाँ पे जो डेटाबेस है वो अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ पे डिसीजेज अलग हैं। तो और यहाँ पे जो सर्जरीज रहेंगे या फिर इन्फेक्शस डिसीजेज रहेंगे वो कम्प्लीटली अलग रहेंगे। तो वो जो कम्युनिटी डिसीजेज और फिर जो यहाँ का एजुकेशन है वो समझने के लिए मदद करेंगी ये ऐप्स हमें। इधर बीएमसी के कूपर मेडिकल कॉलेज की नई इमारत के उद्घाटन पर पहुंचे मंत्री आदित्य ठाकरे ने एनडीटीवी के सवाल पर कहा कि यूक्रेन से आए छात्रों का सिलेबस अलग है, इसलिए केंद्र की जिम्मेदारी बड़ी है। Anything on medical student returning from Ukraine? Anything on them? No, I think that is with the government of India. I think it's best that they decide because the syllabus might differ. So that is. Practical classes को लेकर कुछ बात करें? I think it's best that the government of India decides on the Ukraine issue in terms of the students also, because it's a different syllabus, so it might have some impact. So we'll have to work that. वैसे महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि MUHS ने डिजिटल सामग्री विकसित करवाने के साथ साथ इन मेडिकल छात्रों के लिए मुफ्त प्रैक्टिकल वर्कशॉप की भी तैयारी की है। इनके साथ जो हुआ उसको देखते हुए, हालात को समझते हुए हमने उन छात्रों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल उपलब्ध करवाए ताकि अपनी सहूलियत, समय और जरूरत के हिसाब से पढ़ सके। कुछ समय बाद हम उनके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप मुहैया कराने पर भी काम कर रहे हैं, ताकि जब तक उनके यूक्रेन लौटने पर स्थिति साफ नहीं होती, उनकी पढ़ाई का ज्यादा नुकसान ना हो। यूक्रेन जंग से सुरक्षित निकलकर करीब 18,000 छात्र भारत लौटे हैं। बड़ी संख्या मेडिकल छात्रों की है। इनमें से करीब 2,000 छात्र महाराष्ट्र से हैं। सीट सुविधा के अभाव के बीच फिलहाल ये छात्र प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आस में हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इलॉन मस्क ने साबुन खरीदा या साबूदाना, उसे लेकर चिंता हो रही है। चिंता इसे लेकर होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के नाम पर आज की सरकारें किस तरह आम जनता का गला घोटने की तैयारी कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि नाइजीरिया की सरकार ने अपने नागरिकों के फोन ब्लॉक कर दिए हैं। 4 अप्रैल से ही वहां की 1/3 आबादी यानी 7 करोड़ 30 लाख लोगों के फोन बंद हैं। सरकार अपहरणकर्ताओं और इस्लामी गुटों के नाम पर कह रही है कि सभी नागरिकों को अपना नंबर 11 अंकों के राष्ट्रीय पहचान संख्या से जोड़ना होगा। एक लेख में पढ़ने को मिला कि अपहरण करने वालों में सेना के लोग भी शामिल होते हैं। निजता के अधिकारों का अध्ययन करने वालों का कहना है कि नाइजीरिया के लोग सरकार के खिलाफ ना बोलें, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का नाम आते ही जनता
अपने जनता होने के अधिकार को छोड़ने लगती है। जनता को लगता है कि नंबर मिल जाने से उसकी नागरिकता प्रमाणित हो जाएगी, लेकिन इसी से जनता की अभिव्यक्ति और निजता की आजादी भी खतरे में आ जाती है। सरकार को निजता की चिंताओं को दूर करना चाहिए, लेकिन एक झटके में करोड़ों फोन नंबर ब्लॉक कर दिए गए। लेकिन दुनिया में क्या किसी को फर्क पड़ रहा है कि 7 करोड़ से अधिक लोगों के फोन ब्लॉक कर दिए गए? कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था, इंटरनेट बंद कर दिया गया था। आप कॉरपोरेट कंपनियों से अभिव्यक्ति की आजादी की उम्मीद क्यों करते हैं? नाइजीरिया में किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने सरकार के इस आदेश का विरोध नहीं किया कि 7 करोड़ से अधिक लोगों के फोन कैसे ब्लॉक किए जा सकते हैं। क्या दुनिया इस मामले में कुछ कर पा रही है? क्या ग्लोबल लीडर ने कुछ किया? अभी कल ही अमेरिका ने टर्की की निंदा की। टर्की में एक प्रमुख बिजनेसमैन और दानकर्ता ओस्मान कवाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस बिजनेसमैन पर आरोप है कि इन्होंने 2016 में एर्दोगन की सरकार गिराने की साजिश रची। कवाला पर जासूसी के भी आरोप थे, मगर उससे बरी हो गए हैं। अमेरिका ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी और न्यायिक स्वतंत्रता की परीक्षा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा कि टर्की के लोगों को मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल का मानवाधिकार मिलना चाहिए। अमेरिका ने निंदा कर दी, लेकिन हुआ क्या? पिछले साल जब जर्मनी और फ्रांस ने बिजनेसमैन की रिहाई की मांग की, तब एर्दोगन ने 10 देशों से अपने राजदूत बुला लेने की धमकी दे डाली। अमेरिका और जर्मनी से भी राजदूत बुला लेने की धमकी दे दी थी उन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर में लोकतंत्र और मीडिया को मजबूत करने की बात कही, लेकिन वो बात ही रह गई। पत्रकारों की गिरफ्तारी और हत्या पर बाइडेन की किसी निंदा या पहल का कहीं किसी देश में असर नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में जनता के अधिकार सीमित किए जा रहे हैं। कहीं सरकार कह रही है तो कहीं सरकार और कॉरपोरेट दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। आज ही श्रीलंका से बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है कि इस साल के पहले 3 महीनों में कोलंबो में 52 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं की हत्या कर दी गई। 2021 में पूरे साल भर में ऐसे 145 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। मारे गए लोगों में से वे लोग हैं जो ड्रग माफिया से लड़ते हैं, अवैध हथियारबंद गिरोहों से लड़ते हैं। इनमें से 28 ऐसे भी हैं सामाजिक कार्यकर्ता जो जमीन के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। कोलंबो की मानवाधिकार संस्था ने यह जानकारी दी है। ग्लोबल लेवल पर लोकतंत्र इतना ही बचा हुआ है कि लीडर जब मिलते हैं तो लगता है लोकतंत्र है। सारी बातचीत एक दूसरे की करतूतों को नजरअंदाज कर बिजनेस की होती है। नेता एक दूसरे की तानाशाही प्रवृत्तियों को लेकर अब साफ साफ नहीं बोलते, बल्कि बचाव करते हैं। पश्चिम के जिस प्रेस से उम्मीद की जाती है उसके अपने ही अंतर्विरोध हैं और उसका भी अब असर नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाश केरे, जिनके साथ मैं अक्सर विदेश से जुड़े हुए मसलों पर बात करता रहता हूं, विदेश नीति से जुड़े हुए मसलों पर। प्रकाश, मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूं कि हमने अभी दर्शकों को नाइजीरिया का उदाहरण दिया कि वहां पर 7 करोड़ फोन नंबर ब्लॉक कर दिए गए हैं, बोलिविया का उदाहरण दिया। ग्लोबल स्तर पर अगर हम देखें तो क्या जहां पर लोकतंत्र जा रहा है और तानाशाही लोकतंत्र के भीतर भी अलग अलग रूपों में आ रही है, उसे लोग विस्थापित कर पा रहे हैं क्या? इन देशों के उदाहरणों से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ तानाशाही का ही बोलबाला है और एक तरह की ही विचारधारा जो खासकर जनता की आवाज को दबाने वाली है उसकी जीत होती चली जा रही है। रवीश, ये तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा और ये पिछले कम से कम 10-15 सालों से ये परिपाटी चली आ रही है। और खासकर जो लोकतांत्रिक देश हैं, मान लीजिए जहाँ पे एक पार्टी है या जहाँ पे बाहुबली शासन कर रहे हैं, उनकी बात अगर हम छोड़ दें तो दुनिया भर के लोकतंत्र में, चाहे एशिया हो, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, हमने एक लगातार गिरावट देखी है। और इस गिरावट के लिए सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि दूर दक्षिणपंथी पार्टियां या कुछ जगहों पे जो है लेफ्ट ओरिएंटेड पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं उनकी बढ़त हो रही है या वो समहाउ जनता को बरगलाने में या भ्रमित करने में, अपनी पॉलिटिक्स को आगे करने में कामयाब हो गए हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस पॉलिटिकल ऑर्डर को हम डेमोक्रेसी कह के, उदारवादी लोकतंत्र कह के बहुत दशकों तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर अभी हाल तक हम
सेलिब्रेट करते रहे हैं, वहां पे क्या चूक हुई कि किसी एक नकारात्मक ठीक लोकतंत्र के विरुद्ध और कुल मिला के जनता के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ जाने वाली पॉलिटिक्स को ही जनता जो है इलेक्शन के द्वारा भेज रही है। और ये हर जगह हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक छोटे छोटे पॉकेट में हो रहा है। तो हमें उधर भी देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ। पर प्रकाश, क्या आपको लगता है कि पहले ऐसे उदाहरण होते थे कि जनता लड़कर वापस ले लेती थी? अब जिस तरह से तकनीक के जरिए और तरह तरह के कानूनों के जरिए जनता को घेरा जा रहा है, संस्थाओं की मदद से भी घेरा जा रहा है, जहां लोकतंत्र है वहां भी आवाज उठाने की संभावना समाप्त होती जा रही है, क्या आपको लगता है कि अब लोकतंत्र को वापस पाने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा संकरा हो चुका है? निश्चित रूप से हो गया है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर बना तो वहां दो तीन चीजें हुई। एक तो दुनिया ने देखा कि नाजीवाद या फांसीवाद किस हद तक मानवता के साथ क्या कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने देखा कि कॉलोनियल पीरियड जो था, औपनिवेशिक काल जो 200-300 सालों से दुनिया में, खासकर ग्लोबल साउथ में, अफ्रीका, एशिया में, लैटिन अमेरिका में चला आ रहा था, वो ढहने लगा था। तो एक एहसास था, एक होप था, जैसे हमारे देश में भी कहते हैं कि एरा ऑफ होप था, जो शुरुआती आजादी के हमारे कुछ साल थे। तो वो उसमें क्या हुआ कि नेतृत्व, वैश्विक संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि पार्लियामेंट होती हैं, वर्ल्ड कोर्ट बने, कितने सम्मेलन हुए, ये सारी चीजें मिलके, और पब्लिक की अपनी उम्मीद, ये सारी चीजें मिलकर एक डायरेक्शन में दुनिया को ले जाने में कामयाब रही। ठीक है, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग रही, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे, सब कुछ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानवता जो है एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसा हुआ। अभी देखिए, दिसंबर में, अभी पिछले दिसंबर में प्यू रिसर्च ने एक रिपोर्ट दी थी, सर्वे दिया था। उसमें उसने दुनिया भर में जो सर्वे करके पाया, वो 4 बिंदुओं में उन्होंने स्पष्ट किया। एक, कि बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि हमें लोकतंत्र पसंद है, लेकिन लोगों में भी लोकतंत्र के प्रति जो समर्पण, उसके प्रति जो लगाव, कमिटमेंट होना चाहिए, वो उतना मजबूत नहीं है। बल्कि लोग, सब कोई पसंद करता है लोकतंत्र को, लेकिन उसके प्रति उतना कमिटेड नहीं है। तीसरा पॉइंट यह था कि सोसाइटी में जो राजनीति और सामाजिक तौर पे जो डिविजन्स हैं, उन्होंने आज के डेमोक्रेसी के लिए, जो जैसा मैंने कहा कि उसमें पहले से ही जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके लिए चैलेंजेस को बढ़ा दिया है। चौथा यह था कि पॉलिटिक्स में और पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं जनता के एक बड़े हिस्से या ठीक ठाक हिस्से में यह एक मानसिकता घर कर गई है कि हमें एक मजबूत आवाज चाहिए वहां पे। अब इन सारी चीजों का फायदा उठा के अगर एक सर्टेन टाइप की पॉलिटिक्स, सर्टेन टाइप की आइडियोलॉजीज अगर अपने आप को चैलेंज कर पा रही हैं, तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज कि निश्चित रूप से कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर होता है या चेंज होता है या कोई अच्छी चीज होती है, इवन बुरी भी चीज होती है, तो जनता की भागीदारी होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, आज जब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा इनइक्वल है, अभी प्रेसिडेंट ओबामा का एक भाषण पिछले हफ्ते उन्होंने स्टैनफोर्ड में दिया, जिसमें उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी, डेमोक्रेसी सबकी प्रशंसा की, लेकिन माना कि बहुत से लोग पीछे छूट गए या बहुत से लोग समहाउ हाशिए पर ढकेल दिए गए। उनको हमें फिर से लाना है, उस एंगर को, उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं हमें थोड़ा उसको शांत करना है। लेकिन मुझे बताइए कि वही जनता अपने परिवार का, अपने लिए पेट पाले, वही जनता देश की जीडीपी बनाए, और फिर वही जनता जो है सड़क पे उतर के और लोकतंत्र का मशीन जो खराब हो गया उसको ठीक करे। ये कुछ मुझे लगता है कि जनता से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा की बात है। और जनता पार्टिसिपेशन जरूर करेगी, जनता सपोर्ट जरूर करेगी, जनता पीछे जरूर रहेगी, लेकिन दुनिया का इतिहास जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, मैं ये जानता हूं कि जनता अपने आप में एजेंसी नहीं होती है, एक विचार भी एजेंसी नहीं होता।
एक पॉलिटिकल, एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल कलेक्टिव होता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कह लीजिए, पॉलिटिकल गठबंधन कह लीजिए, कोई आंदोलन कह लीजिए, ये एजेंसी होता है जो जनता को भी समझाता है, जनता को भी रास्ता बताता है, जनता को लामबंद भी करता है और जनता के सहयोग से अपने असर्शन को, अपनी ताकत को भी बढ़ाता है। तो आज के डेट में जब आपका भरोसा डेमोक्रेसी में नहीं है, जैसा कि पीयू का रिसर्च बता रहा है, घट रहा है, तो उन नेताओं में भी या उन पॉलिटिकल फॉर्मेशन में भी भरोसा घटता जा रहा है जिनके ऊपर लिबरल डेमोक्रेसी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। आपने देखा मैक्रों का वोट घट गया, अभी हंगरी में और यूरोप के 2-3 इलेक्शन हुए, राइट विंग ने शानदार जो है प्रदर्शन किया, धूर दक्षिण पंथ ने। और आज के डेट में पिछले कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, 2-2, 3-3 रिसर्च हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि 1/3 से भी कम आबादी जो है अभी दुनिया की, वो मोटा मोटी लोकतांत्रिक सेटअप में रह रही है। बाकी अलग अलग तरीके के ऑटोक्रेसीज हैं, तानाशाहियां हैं, राजशाहियां हैं, या एक दलीय शासन है। और ट्रू डेमोक्रेसी जिसको, हालांकि उस पर एक अलग बात है कि बहस हो सकती है कि आप ट्रू डेमोक्रेसी किसको कहेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि पश्चिम ही दावा करे कि वही लोकतांत्रिक है, और हम लोग जो पश्चिमी पार्लियामेंट्री मॉडल की डेमोक्रेसी करते हैं, हम कह तो देते हैं कि हम उस लोकतंत्र के जैसे हैं, लेकिन एक छोटा सा एक लाइन में अगर मैं कहूं कि ब्रिटेन में या अमेरिका में किसी कैंडिडेट पर पार्टी का आला कमान बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रख सकता है। वो मेंबरशिप उसको सपोर्ट करता है, वही कैंडिडेट बनाता है उसको, पार्टी आला कमान कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहां बाकायदा कानून है कि पार्टी आला कमान के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आप अपनी सीट भी सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा, और पहले तो टिकट भी नहीं मिलेगा। तो हमें भी सोचना चाहिए कि लोकतंत्र एक अपने आप में एक कोई मोनोलिथ या कोई एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट नहीं है। लेकिन एक इस खाली लाइन कर दूं कि अगर सच में डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, तो मात्र 7% के आसपास की आबादी वैसे लोकतंत्र को एंजॉय कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्राइसिस कितना गहरा है। मेरा एक और सवाल है कि ये जो ग्लोबल लीडर हैं, जो हेडलाइनों में छपते हैं, जिनके मिलने मिलाने की तस्वीरें छपती हैं, इनका अपना नैतिक बल क्या है, मोरल अथॉरिटी क्या है? ये ना युद्ध रोक पा रहे हैं, ना कोई नई व्यवस्था बना पा रहे हैं, लेकिन ये सब अपने अपने इलाके में, अपने अपने देश के अखबारों में खुद को विजेता घोषित कर चुके हैं। जबकि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ना रूस को फर्क पड़ रहा है, ना अमेरिका को फर्क पड़ रहा है। आपने एक बहुत अच्छा शब्द अभी इस्तेमाल किया, नैतिक बल। ये जो पूरी क्राइसिस है, अगर हम सचमुच में मानते हैं कि लोकतंत्र को लेके एक संकट की स्थिति है, मानवाधिकार को लेके, लोगों के बहुत बुनियादी, बहुत मामूली अधिकारों को लेके अगर संकट है, तो हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि यह मूलतः नैतिकता का संकट है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र जो है, या सबकी बराबरी की बात, या सबकी भागीदारी की जब आप बात करते हैं, तो असल में यह एक नैतिकता है। तो ये पहला स्वीकार हमें करना चाहिए कि नैतिक संकट है, इसीलिए हमारे नेताओं में नैतिक बल नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप देखें, आप ग्लोबल लीडर किसको कहेंगे? क्या फ्री वर्ल्ड के लीडर, जैसे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहा जाता है, हम उनको मानेंगे? क्या हम यूरोपियन लीडरशिप को मानेंगे? यूरोप की लीडरशिप में यूरोपीय देशों की सरकारों से ज्यादा पावरफुल यूरोपियन यूनियन हो गया है, जो कि अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। परमाणु हथियार संपन्न लोग हैं, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है, लेकिन अल्टीमेटली वो नाटो नाम की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से चलते हैं। दूसरी तरफ मर्केल जैसी लीडर, जो खुद एक सेंट्रलिस्ट राइटिस्ट विचारधारा से थी, आप देखिए कि उन्होंने कितना शानदार काम किया कि असल में वो फ्री वर्ल्ड की वो नेता बन के उभरी, और उनके जाने के 1 महीने के बाद ही आप देख रहे हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है। फिर आप दूसरे तरीके के लोग हैं जो बहुत जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक लेवल पे बहुत उनका महत्व है, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट, चीन के नेता, भारत के नेता, टर्की के नेता, ब्राजील के नेता। अब क्या इनको हम ग्लोबल लीडरशिप में नहीं डालेंगे? तो हुआ क्या है कि चूंकि नैतिकता, जब आप अपने, ये देखिए ब्राजील बोल्सोनारो, हम अपने देश के बारे में बेहतर जानते हैं। चाइना में
ठीक है कि एक आप इकोनॉमिक बहुत सारा आप श्रेय ले लें, या रूस में आप स्टेबलाइज कर दिए अपने देश को, आप बहुत सारा चीज आप दावा कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट बहुत नैरो हो जाएगा और खुद आप अपने देश के लिए बहुत पॉजिटिव या बहुत प्रोग्रेसिव नहीं रहेंगे, तो फिर आपसे कोई कैसे उम्मीद करेगा कि आप वैश्विक व्यवस्था को, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को, वर्ल्ड इकोनॉमी को आप डायरेक्शन दे पाएंगे। तो यह नेतृत्व का भी संकट है। और बहुत पहले का लेख, कम से कम 20 साल पहले का लेख है, मुझे याद नहीं आ रहा है किनका था, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कहा था कि हम बौने नेताओं के युग में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश अपनी बात रखने के लिए। तो अच्छी नैतिकताओं का दायरा बहुत संकुचित होता जा रहा है, इसलिए बुरी नैतिकताओं का राज दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन बदलने की जो जिम्मेदारी है वो किसी एक की नहीं हो सकती है, उन तमाम एजेंसियों की हो सकती है, होनी है भी, जिसकी तरफ प्रकाश इशारा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए प्रकाश। यूपी सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अधिकारी जांच कर रहे हैं कि उनका पालन हो रहा है या नहीं। कानून व्यवस्था के एडीजी प्रशांत कुमार का कहना है कि नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए, ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, अनुमति आप सुनिए, आप मेरी बात सुनो। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली और हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। ये कहा सुनी मेरठ में बीजेपी के जिला महामंत्री दीपक शर्मा और सिविल लाइन इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा के बीच हो रही है। बीजेपी के लोग मुस्लिम बाहुल्य इलाके हाशिमपुरा में जागरण करने की मांग पर अड़े हुए हैं और इंस्पेक्टर का कहना है कि रमजान की वजह से यहाँ जागरण नहीं होगा। ये सब सख्ती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हो रही है। यूपी में आदेश साफ है कि किसी को नए धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। एनडीटीवी से बातचीत में यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि धर्म की आड़ में अराजकता फैलाने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अभी एक व्यक्ति मेरठ शहर में कोई जागरण कराना चाह रहे थे और स्थानीय पुलिस पर दबाव बना रहे थे। उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि ये परंपरागत नहीं है। अगर उनको ये चीज़ें करनी है अनुमति लें और रमज़ान के बाद उनको परमिशन दी जाएगी और उनको ये बात माननी पड़ी। ये तस्वीरें यूपी के सीतापुर, रायबरेली, सहारनपुर की हैं, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं। पुलिस के कहने पर इलाहाबाद के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई तो इलाहाबाद की जामा मस्जिद के लाउडस्पीकर उतरवा लिए गए। गवर्नमेंट की तरफ से जो परमिशन हो रही तो परमिशन भी बराबर कराई जा रही है। अभी भी हो रही मस्जिद में परमिशन, सभी मस्जिदों में परमिशन है। और अभी जो कोई गाइडलाइन नहीं आई है तो उस वक्त से और भी माइक में आवाज़ कम कर दी गई है। लाउड स्पीकरों की वजह से आजकल आपसी मानवता में खतरे में पड़ रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जितने भी मंदिर मस्जिदों वाले, हमारा कार्य है कि हम जागृत करें लोगों को, न कि उनके बीच में किसी तरह की ईर्ष्या तृष्णा पैदा करें। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 4,258 लाउडस्पीकर हटाए गए और लगभग 28,000 लाउडस्पीकरों की आवाज कम कराई गई है। योगी सरकार की कोशिश है कि इस पूरे प्रयास के जरिए मुसलमानों में विश्वास पैदा किया जाए। इलाहाबाद में नितिन, सीतापुर में समीर के साथ, दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। 100 से अधिक सेवानिवृत्त आईएएस अफसरों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इनमें पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई भी हैं। पूर्व अधिकारियों ने लिखा है कि कई राज्यों में नफरती भाषण हो रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री को अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस तरह की हिंसा के खिलाफ बोलना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। नहीं चलेगा, अगर आप ये बोर्ड देख रहे हैं, दिल्ली के इस गांव का नाम माधवपुरम कर दिया गया है। पहले इसका नाम मोहम्मदपुर था। बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्षद इस गांव में आए और माधवपुरम का बोर्ड लगा दिया। कह रहे हैं कि दिल्ली के 40 गांवों के नाम बदल देंगे। दिल्ली सरकार ने अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।
लेकिन मोहम्मदपुर को माधवपुरम करने की राजनीति का मतलब आप समझते हैं। गुलामी का प्रतीक बताकर आज़ादी का उद्घोष किया जा रहा है। इसी दिल्ली के हजारों मुसलमानों और हिंदुओं ने एक साथ मिलकर 1857 में कुर्बानी दी थी। अंग्रेजी हुकूमत ने न जाने कितने मुसलमानों और हिंदुओं को भी पेड़ से बांधकर और नदी के किनारे खड़ा कर तोप से उड़ा दिया था। लेकिन कुर्बानी का इतिहास पढ़ने के लिए कहेंगे तो आप किससे कहेंगे? लोग बोर्ड पर नाम बदलकर इतिहास बदल रहे हैं, इसलिए आप ब्रेक ले लीजिए। मोहम्मदपुर नहीं चलेगा, माधवपुरम करना पड़ेगा, मोहम्मदपुर नहीं चलेगा। माधवपुरम करना पड़ेगा।